हाँ હું login થઈ ગઈ આંટી. पानी 4-5 गर्मी डेलचे और ढेर सारे पत्थर साबुन और कुछ जो 12-15 हजार ये लेकर आ जाइए। डॉक्टर तुम्हें विशालों से पैसे लोगे? Is it done now, Purvi? Yes, we are live. I mute all new participants. So let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Ailina Doshi welcome you all on the 84th program from the platform of Let's Grow Together. दोस्तों, हम में से कईयों को लगता होगा इतिहास जानना क्यों जरूरी है। जो हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना। दोस्तों, इतिहास जानना गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है, दबे हुए खजाने को खोदना है। क्यों जरूरी है इतिहास जानना? ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं हम उन्हें दोहराए नहीं, और जो कुछ अच्छा हुआ है, सही हुआ है, प्रोडक्टिव हुआ है, हम उससे कुछ सीख के पूरी मानवता को फायदा पहुंचाए, इस दुनिया को और बेहतर बनाए। हमें कई बार लगता है कि बात बहुत पुरानी हो गई, अब प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन यह हमारी भूल है। जो चुनौतियां तब भी थी वो आज भी हैं, बस थोड़ा सा रंग रूप बदल गया है। सन 1988 में टीवी में महाभारत सीरियल शुरू हुई। आज की तारीख में ज्यादातर लोग महाभारत को जानते हैं उस सीरियल के आधारित। और दुख की बात यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमें रामायण या महाभारत नहीं सिखाया जाता, which is very bizarre। ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष की धरोहर है, तो we should learn it। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखनी चाहिए, हम सीख नहीं पाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ टीवी सीरियल देखा है, एक्चुअल महाभारत को पढ़ा नहीं। महाभारत सिर्फ कहानी नहीं है, उसमें कई उपदेश हैं, फलसफे हैं, गवर्नेंस लेसन्स हैं, शिस्त और कमिटमेंट्स की बातें हैं, फर्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें होती हैं, बड़ों के प्रति आदर और भाईचारे की भी बातें होती हैं। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, जो पहले हमारे गुरुकुल और पाठशाला में सिखाया जाता था। इनमें से जो लेसन्स हम सीख सकते हैं वो आज के मॉडर्न डेज में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जिंदगी सफल बना सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने एक बहुत ही बढ़िया थियरी पढ़ी है कि रामायण के युग में झगड़ा हो रहा था अयोध्या और लंका के बीच।
महाभारत के जमाने में झगड़ा हो रहा था एक परिवार के बीच, और आज के जमाने में आपके अंदर ही झगड़े होते रहते हैं। ये सभी झगड़ों में हम जो निर्णय लेते हैं, अगर हम जो रामायण और महाभारत पढ़ लेते हैं तो इसके उपदेश को हम समझ पाते हैं और विवेक के साथ हम निर्णय लेते हैं। तो आइए आज हम विनिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम द महाभारता के बारे में सुनेंगे। हमारे बीच इस बातों को विस्तार से समझाने हेतु रोटेरियन अनिल सिंह जी मौजूद हैं, जो हमारे मित्र भी हैं और रोटेरियन भी हैं। उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। रोटेरियन अनिल सिंह MBA Marketing and Diploma in Taxation, has experience of more than 25 years into FMCG, IT, insurance, textiles, and telecom. He is a Rotarian for more than 20 years and has served at various positions at club as well as district levels. He delivered speeches about Mahabharata, Bhagavad Gita, and Ramayana at various national and international Rotary clubs and colleges. If I name a few, is Rotary Club of Bukit Kiara Sunrise, Kuala Lumpur, Malaysia, Rotary Club of Satara, Rotary Club of Ond, Bangalore South, Vienberg, and South Calcutta, and the list is really very long. He is so modest to give me a very short biodata. So, dear friends and family, help me in inviting our today's speaker, Rotarian Anil Singh ji. अनिल जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू लीना जी फॉर इंट्रोडक्शन, एंड आपने इतने सारे लोगों से मिलने का मौका दिया। आप सभी को मेरा प्रणाम। और अच्छी बात यह है कि आपने जो इंट्रोडक्शन दिया महाभारत का, मैं महाभारत के बारे में बात करूंगा। वो ग्रंथ जिसमें 2 लाख से ज्यादा श्लोक है, वो चीज जो आज से 5200 साल पहले हुई, उसकी जानकारी शायद जिंदगी गुजर जाएगी और ये पूरा नहीं होगा। मैं ये सारा का सारा सारांश, उसमें से लर्निंग जो हमें आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट में यूज होती है, मैं अराउंड 30 मिनट्स में कवर करूंगा। उसके बाद उसकी समरी होगी और क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं जितना जानता हूं उतना प्रस्तुत करूंगा। ये मेरे अपने विचार हैं। कहीं कहीं किसी को लगे कोई विचार उनसे मेल नहीं खाता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार मैं उसके आंसर्स दूंगा। प्लीज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैम, ठीक है ना? जी जी, प्लीज बताइएगा प्रॉपर हो रही है क्या? इज इट विजिबल? अभी दिख रहा है? यस यस, सिर्फ उनको फुल स्क्रीन कर दीजिए। कर रहा हूं। यस यस अनिल जी, इट्स ओके नाउ। जस्ट अ मिनट। विनिंग मंत्रा या विनिंग स्ट्रेटजीज, महाभारत से हम क्या सीखा? महाभारत में ऐसा क्या हुआ जो हमारे लिए आज भी इंपॉर्टेंट है? फिर प्रश्न आता है कि महाभारत हुआ क्यों? महाभारत हुआ क्यों? सोचिए, महाभारत होने का भगवत गीता का पहला श्लोक पहला श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वेत संजया। अर्थात संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? फिर से देखिए, धृतराष्ट्र जो परिवार के बड़े हैं, उनका पहला प्रश्न, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? घर के बड़े हैं ना आप, आपने बात बोली ही क्यों मेरे और पांडु के पुत्र? अक्सर आप परिवार के बड़े थे, वो पुत्र आपके ही थे, सारे बच्चे आपके थे। कहीं ना कहीं यहीं से एक शुरुआत होती है जो डिवाइड करती है।
और वो डिवीजन एक बहुत बड़े महाभारत के स्वरूप में जन्म लेता है। इसके प्रारंभ करते समय मैं भारत की कुछ पुरानी बातें करूं तो पुराना भारत, हमारा भारत, ये लगभग 3200 साल पहले की एक घटना है जो वेद व्यास जी ने लिखी। कहते हैं वेद व्यास जी को लिखने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा व्यक्ति आए जो लिखे। तो उन्हें गणेश जी से मुलाकात हुई, गणेश जी से रिक्वेस्ट की कि आप महाभारत लिखें। तो वेद व्यास जी के लिए महाभारत लिखने के लिए गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन गणेश जी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, अगर मैं रुकूंगा तो मैं बंद कर दूंगा। व्यास जी ने उनसे कहा, गणेश जी जरूर, अगर आप रुकेंगे तो बंद कर दीजिएगा, लेकिन श्लोक खत्म होने से पहले उसका मतलब समझ लेना। इतना शानदार बेहतर आंसर वेद व्यास जी ने दिया और गणेश जी ने पूरा ग्रंथ कंप्लीट किया। इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो कंबोडिया, कजाकिस्तान, उत्तर कुरु, वो सब हमारे साथ रहा है। इस ग्रंथ में मैथमेटिक्स है, साइंस है, 10 इज द रेज ऑफ 16 की पावर, वो सब इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर यूज हुई है, केमिकल वेपन यूज हुए हैं। इस महाभारत में फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स और बहुत सी जानकारी। ये भारत उस समय का जो इस वक्त वेबसाइट पे उपलब्ध है। थोड़ी सी और जानकारी, लीना जी जस्ट प्लीज करेक्ट मी, क्या मेरी वॉइस प्रेजेंटेशन ठीक है आपको? Yes, yes sir, yes sir. लैंग्वेज ओके, मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ऑल राइट है। ओके। महाभारत की छोटी सी जानकारी, क्या क्या चीजें थी उस युद्ध में, उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसकी मैनेजमेंट लेसन पे जाते हैं। लॉजिस्टिक्स, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी, और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी। अब अक्षौणी क्या होता है? कहते हैं एक अक्षौणी सेना में 21,870 चैरियट्स यानी रथ, 21,870 एलिफेंट्स, 65,610 horses and 1,09,350 सोल्जर्स होते हैं, फुट सोल्जर्स। अगर रेशियो देखें आप तो 1135 का रेशियो है। जो चैरियट पे यानी रथ पे बैठकर लड़ता है उसे महारथी कहते हैं। वो एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट योद्धा होता है। उसके सपोर्ट के लिए 21,870 हाथी उसके पीछे चलते हैं और उसके पीछे हॉर्सेस, और एक एरो की तरह ये सेना सामने वाली सेना को अंदर घुस जाती है और युद्ध होता है। उनके कौरवों की बात करें तो उनके भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। शल्य जो है माद्री जी के भाई थे, जिन्हें गलत तरीके से अधूरी जानकारी देकर कौरवों ने अपनी तरफ किया था। नकुल सहदेव के मामा थे और माद्री के भाई। कृपाचार्य, अश्वत्थामा एंड दुर्योधन। अगर हम पांडवों की बात करते हैं तो उनके जनरल्स में देखें तो अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र, घटोत्कच भीम के पुत्र, शिखंडी द्रौपदी का भाई, सात्यकी जब भगवान कृष्ण के यहां सेना लेने गए, मदद मांगने गए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही, तो सेना का डिवीजन हुआ। सेना कौरवों के साथ आई, अर्जुन भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रहे। तो द्वारका से एक ही व्यक्ति पांडवों के फेवर में लड़ा था जिसका नाम था सात्यकी।
बैकग्राउंड। पांडव 12 वर्ष जंगल में रहे और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? देखा जाए तो उनके पास पॉलिटिकल या फाइनेंशियल पावर नहीं थी। उनके पास उनकी सारी पॉलिटिकल पावर या फाइनेंशियल पावर उनके मित्र और उनके रिश्तेदार थे। द्रौपदी से शादी हुई तो पांचाल उनके मित्र बने। यादव, मगध के राजा क्षेदिस, वो सब उनके मित्र बने, उनसे संबंध स्थापित हुए, वैवाहिक संबंध, और वो उनके साथ जुड़े। कौरवों के पास 13 साल तक उन्होंने राज्य किया। दुर्योधन राजा बनकर रहा। उनके पास हस्तिनापुर की सारी शक्ति, सारी दौलत उनके पास थी। और इसके अलावा उन्होंने जब राष्ट्रीय नहीं, जो अश्वमेध यज्ञ किया था, वो कर्ण उसमें साथ में गया और लगभग पूरे साम्राज्य को बड़ा किया। उसमें अच्छी वेल्थ भी इकट्ठी हुई। मोटिवेशन, उद्देश्य, मोटिवेशन क्या था उनके पास? कौरव कहते हैं, दुर्योधन का स्टेटमेंट, युद्ध के बिना मैं एक सुई के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। दुर्योधन कंप्लीट, ही वाज फोकस्ड ऑन वॉर, क्योंकि उसके पास, उसे मालूम था मेरे पास शक्ति है, पूरा विश्व मेरे साथ है, किंगडम मेरे साथ है, सोल्जर्स मेरे पास साथ है। उनके पास है ही क्या? पांडव, उन्होंने कहा हम लड़ना नहीं चाहते। उनको बेइज्जती हुई, उनकी पत्नी की इंसल्ट की गई, बेइज्जती की गई, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करना नहीं चाहते थे। और उन्होंने कहा अगर हम 5 गांव भी देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध कुछ 18 दिन चला। 10 दिन तक भीष्म जो है वो सेना को लीड कर रहे थे, सेनापति थे उसके, हेड थे उसके, कमांडर थे उसके। 3 दिन तक द्रोण, 1.5 दिन तक कर्ण लड़ा, आधा दिन तक कोई था नहीं, फिर मामा शल्य और उसके बाद अश्वत्थामा। युद्ध के 18वें दिन की रात को अश्वत्थामा पांडवों के कैंप में गया और सोते हुए लोगों को उसने मार दिया। उससे पहले की बात करें तो कौरव में भीष्म, द्रोण, कर्ण और उसके पुत्र शल्य, भागवदत्ता, भूरिश्रवा, सुशर्मा, जयद्रथ, दुशासन और दुर्योधन के सारे भाई, शकुनी, मामा, उल्लूका, ये सब लोग थे उनके साथ। पांडवों के पास द्रुपद, द्रौपदी के फादर, विराट, अभिमन्यु के ससुर और उनके बच्चे अभिमन्यु, घटोत्कच और इरवान। इतना पावर थी कौरवों के पास, सेना लगभग डबल थी उनके पास। 13 साल तक उन्होंने राज्य किया, पावर उनके पास थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पांडवास जीत गए? आइए उस दिशा में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कौरव तैयारी की बात करते हैं। कौरवों ने, उनकी तैयारी की बात करें तो कर्ण जो थे वो पूरे देश में मिलिट्री मिशन लेकर गए। अश्वमेध यज्ञ किया गया। आप जानते ही होंगे, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा चलता है, जिस दिशा से घोड़ा गुजर जाता है वो राज्य, उस राज्य जो है आपके राज्य में मिल जाता है। अगर वो मना करते हैं तो लड़ाई होती है। इससे पैसा तो मिला, शक्ति तो बढ़ी, लेकिन साथ में दुश्मनी भी हुई। पांडव जब वनवास में थे तो उन्होंने सारी अटेंशन अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगाई, उस पर फोकस किया। अर्जुन दिव्यास्त्र की तलाश में रहा। उसने 12 साल तक बेहतर से बेहतर दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम की मुलाकात भगवान श्री हनुमान जी से हुई।
हम सभी जानते हैं कि हमारे 8 लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, उसमें हनुमान जी भी एक हैं। युधिष्ठिर, उसने वो युधिष्ठिर जो हार गए थे जुए में, उसने गंधर्व राजचित्र सेन से जुआ खेलना सीखा और परफेक्ट बने। अब उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो मैनेजमेंट लेसन आता है, टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अपनी कमजोरियों को शक्तियों में परिवर्तित कीजिए। कौरव्स, अब इनकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनके वर्किंग स्टाइल की बात करते हैं। कौरव, सेंट्रलाइज पावर सिस्टम, अपने आप में सबसे बड़ी एम्पायर थी। गांधार से शकुनी उनके साथ थे, सिंधु के राजा जयद्रथ उनके साथ थे, कंबोडिया के नरेश भागदत्ता उनके साथ थे। पांडवास, नो वेल्थ, नो पावर, उनके पास अपनी कोई पावर नहीं थी, लेकिन उनके पास थे पावरफुल एलीज, पावरफुल मित्र पूरे भारतवर्ष में। पांचाल, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, द्रौपदी से उनकी शादी होती है और पांचाल नरेश उनके साथ जुड़ जाते हैं। द्वारका में अर्जुन की शादी सुभद्रा से होती है, जो भगवान कृष्ण की बहन है, और द्वारका उनके साथ जुड़ता है। मगध उनके साथ आता है क्योंकि सहदेव की शादी मगध के राजा की पुत्री विजया से होती है। छेदी नरेश की बेटी कर्णमेय की शादी नकुल से हुई और छेदी उनके साथ जुड़ा। काशी के राजा की बेटी बलंधरा की शादी भीम से हुई। भीम की एक और पत्नी थी हिडिंबा। कैकेयी की शादी युधिष्ठिर के साथ हुई, उनकी पत्नी का नाम देविका। मत्स्य नरेश, जहां अज्ञातवास लिया था पांडवों ने, वहां पर अर्जुन जहां उस लड़की को, उत्तरा को सिखाया करते थे डांस करना, उसकी शादी अभिमन्यु से हुई। राक्षस, जो पूरा समाज था, वो भीम के साथ जुड़ गया क्योंकि भीम की शादी हिडिंबा से हुई। अर्जुन की एक और पत्नी थी उलूपी, और नागाज, पूरा समाज इनके साथ जुड़ गया। अगर कुछ ना भी हो तो अच्छे और पावरफुल मित्र, सहयोगी बनाइए। मैनेजमेंट लेसन हियर। लास्ट में इसे समराइज करूंगा मैं आपके साथ। कौरव, सेंट्रलाइज लीडरशिप, पूरी आर्मी का एक ही हेड हुआ करता था उनका। 11 अक्षौणी सेना, उसमें हेड एक ही होगा, भीष्म, भीष्म के बाद द्रोण, द्रोण के बाद कर्ण, कर्ण के बाद शल्य, शल्य के बाद स्तंभ। पांडव, लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड थी उनकी। 7 अक्षौणी सेना थी, 7 अक्षौणी सेना थी उनके पास, तो 7 कमांडर्स थे। एक अक्षौणी सेना का एक कमांडर। विराट, मत्स्य के राजा विराट। द्रुपद, सहदेव, मगध के राजा सहदेव। धृष्टकेतु, सात्यकी, शिखंडी एंड दशदुम्न। अर्जुन, कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने टारगेट्स, अपने टास्क प्लीज उन्हें शेयर कीजिए, डिवाइड कीजिए। प्रॉपर लोगों को सिलेक्ट करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्लीज शेयर कीजिए। मोटिवेशन की बात करें तो कौरवों के पास, उनकी टीम की बात करें तो कोई स्पिरिट नहीं थी। वो सिर्फ अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। देखते हैं कैसे। भीष्म ने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए समर्पित हूं, इसलिए लड़ रहा हूं। द्रोण और कृपाचार्य ने कहा, हमें इस सिंहासन की रक्षा करनी है, इसलिए लड़ रहे हैं। मामा शल्य जो थे, उसको दुर्योधन ने चीटिंग करके अपने साथ ले लिया। वो ओरिजिनली पांडवों के साथ थे और पूरे युद्ध में पांडवों के फेवर करते रहे।
कर्ण उसे सिर्फ अर्जुन से अपना लोहा मनवाना था, उसे डिफीट करना था अर्जुन को, वही उसका ध्येय था और कुछ भी नहीं। अगर आप देखें तो यहां कोई भी आपस में कोई ज्यादा उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। भीष्म और कर्ण की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। शकुनी भीष्म को बिल्कुल, शकुनी जो है भीष्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कर्ण की और शकुनी की कभी नहीं जमी। कर्ण और मामा शल्य बिल्कुल दुश्मनी करते रहे। युद्ध के अंदर भी शल्य जब सारथी बने कर्ण के तो वो डिमोटिवेट करते रहे कर्ण को। शल्य की और भीष्म की भी नहीं बनी। तो ऐसा लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। पांडव में देखते हैं तो एक टीम, एक गोल, सिंगल टारगेट। एज मैन दे ऑल हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कृष्ण एंड दुर्योधन, युधिष्ठिर। उनकी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के लिए बहुत इज्जत थी और उन सब ने, भाइयों ने, भतीजों ने, ससुर ने, मामा ने, सबका डिसीजन मेकिंग था कि ये उनकी कॉमन लड़ाई है। यहां पर लेसन आता है, टीम वर्क सक्सीड्स वेयर इंडिविजुअल एफर्ट्स फेल। टीम वर्क सफलता दिलाता है, व्यक्तिगत कार्य अक्सर फेल हो जाते हैं। आगे चलें तो इंडिविजुअल मोटिव्स। दुर्योधन के अलावा कोई भी लड़ाई नहीं चाहता था। जो मेन 4 जनरल्स थे, कमांडर्स थे, हेड थे, उनके बारे में बात करें, भीष्म, वो मेरे पौत्र हैं, मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, मैं उसके बदले 10,000 सैनिक रोज मारूंगा। द्रोण ने कहा, मैं पांडवों को मार नहीं सकता, वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैं उन्हें कैप्चर करूंगा। शल्य, पांडव और के विरुद्ध नहीं थे, वो पांडवों से प्यार करते थे। वो नकुल और सहदेव के मामा थे। वो कर्ण पांडवों का भाई था। उसने प्रॉमिस किया कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं मारूंगा। अगर देखा जाए तो टीम ऑफ ट्रेटर्स। पांडवों की बात करते हैं, कॉमन गोल, और उन्होंने एक एक व्यक्ति का टारगेट देखिए, आप उसके बारे में बात करते हैं। धृष्टद्युम्न ने कहा, मैं द्रोण को मार दूंगा। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के पिता यानी द्रौपदी के पिता का अपमान किया था और इसलिए धृष्टद्युम्न बहुत स्ट्रांग था, बहुत अगेंस्ट था द्रोण के। उसने बोला, मैं द्रोण मेरा टारगेट है, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। शिखंडी ने कहा, भीष्म मेरा टारगेट होंगे, भीष्म को मैं खत्म करूंगा। ये शायद अगर आपने स्टोरी सुनी होगी अंबिका और अंबालिका की, वहां से कहानी शुरू हुई। बहुत पुरानी कहानी है, समय कम है इसलिए मैं यहां नहीं ले रहा हूं। शिखंडी ने भीष्म को टारगेट लिया, सात्यकी ने भूरिश्रवा, अर्जुन ने कर्ण को टारगेट बनाया, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को मैं समाप्त कर दूंगा, सहदेव शकुनी और उसके पुत्रों को समाप्त करूंगा, नकुल कर्ण और उसके कर्ण के पुत्रों को मैं देख लूंगा। राइट टीम इज मेड बाय सिलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल। सही टीम सही लोगों के चयन से बनती है। गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करें। अगर देखें तो कौरवों की टीम में जो 4 हेड थे, उनके पांडवों के लिए बहुत लगाव था। भीष्म ने अपनी मृत्यु का सीक्रेट ही उनको बता दिया। द्रोण की बात करें तो जरा सी बात पर उन्होंने अपने हथियार रख दिए, अपने बेटे की झूठ खबर सुन के। उन्होंने चेक भी नहीं किया सच है या झूठ। कर्ण के पास मौका आया था युधिष्ठिर को और भीम को मारने का। युद्ध में एक समय आया था जब युधिष्ठिर और भीम सामने आ गए थे और कर्ण उन्हें मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने नहीं मारा। शल्य ने पूरे, जब तक वो सारथी बनकर रहे कर्ण के साथ, वो कर्ण की इंसल्ट ही करते रहे। पांडवास, अभिमन्यु,
16 साल का एक बच्चा दुश्मन के चक्रव्यूह में घुस गया। वो जानता था कि ये सुसाइड मिशन है, 7 महारथी सामने खड़े हैं, उन्होंने एफर्ट डाले और उसे मारा, लेकिन वो डरा नहीं। घटोत्कच, भीम का पुत्र, कहते हैं वो इतना विशाल हो गया था शरीर उसका मरते समय कि जब वो गिरा तो लगभग आधी आर्मी खत्म कर दी उसने। युधिष्ठिर, जब अर्जुन एक और दिशा में ले गए लोग उनको, एक मौका आया कि वो कर्ण का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर लड़ने को तैयार हो गए उसके सामने, कर्ण के सामने। कृष्ण, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन युद्ध में 2 बार उन्होंने भी हथियार उठा लिया। आपको सबने जो महाभारत का सीरियल देखा होगा या जानकारी होगी इस पर पता होगा। आगे चले तो समरी करें डिस्कशन की। तो द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड नेवर एक्सीड द टीम इंटरेस्ट। किसी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट टीम से बड़ा नहीं हो सकता। टीम हमेशा बड़ी होती है, उसके इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। The best man for job is not the one with the best capabilities, but the one with the greatest commitment. किसी भी बेहतरीन काम के लिए वो व्यक्ति बेहतर नहीं है जो बहुत क्वालिटीज है उसके अंदर, बट उसका कमिटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये देखा जाता है। आइए हम बात करते हैं मैनेजर्स की, राइट मैनेजर्स। प्रश्न, द ग्रेटेस्ट क्राइसिस मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर सीन। विश्व ने इससे बड़ा मैनेजर कभी नहीं देखा होगा। युधिष्ठिर, बहुत शांति से स्ट्रेटेजी बनाने वाला व्यक्ति। युद्ध का समय है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युधिष्ठिर दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़े होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और अनाउंस करते हैं क्या कोई अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं। और ये एक मौका था, ये एक गेम प्लान था जिसमें कमजोरी मालूम पड़ती है सामने वाले व्यक्ति की। युयुत्सु, कौरव जो है 100 भाई थे, दुशाला उनकी बहन थी। युयुत्सु एक और पुत्र था धृतराष्ट्र का, गांधारी का पुत्र नहीं था, एक हाफ ब्रदर उनका। उसने सबके सामने अपनी सेना चेंज की। ये शो करता था कि पांडवों की कौरवों की कमजोरी दिखाई दी, जो डिमोटिवेट करता है टीम को। समरी करंट डिस्कशन की तो है, नो योर एनिमीज वीकनेस एंड एक्सप्लॉइट देम। अपने सामने वाले दुश्मन की, कॉम्पिटिटर की कमजोरियों को समझें और उन्हें एक्सप्लॉइट करें। टेक calculated risk, inspire, invigorate, counsel your own team in moments of need. जब जरूरत पड़े तो अपनी टीम को इंस्पायर भी करें, सलाह भी दें और साथ में जुड़े रहें। रूट्स, कौरव राजकुमार रॉयल पैलेस में रहे, पावर, फेम, करेज सब उनके पास था, लेकिन उनके पास ग्राउंड रियलिटी नहीं थी। पांडवास, उनका ज्यादातर समय गरीबी में गुजरा। उनका जन्म जंगल में हुआ। कुंती और पांडु और माद्री जंगल में रहे, और जब बच्चे बड़े हुए तो कुंती लेकर उनको महल में आई। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो सीधा वनवास हो गया और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्राउंड रियलिटी के लोगों से कनेक्ट किया। सन्यासी, समाज, आचार्य, गरीब ब्राह्मण, लोअर क्लास पॉटर, सभी लोगों को उन्होंने जोड़ा। अलग अलग रेसिस के लोग, अलग अलग समाज के लोग, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, नागा, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, उत्तरू और बंगाल तक हो गए। सेंस ऑफ शेयरिंग, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सो यहां पे पॉइंट आता है, नो दी
ground realities. नो डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जब आप अलग अलग समाज के लोगों से, अलग अलग व्यवहार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग वर्किंग स्टाइल के लोगों से मिलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को समझते हैं, आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। एंड देन प्लीज शेयर, अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक ऐसा बात निकल के आती है, लोग अभी बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन हिंदुत्व में, हमारे धर्म में ये हमेशा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा रही। ये फिर से आज बातें चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा रही है। कौरवों की बात करें तो वहां पर पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब थे। कोई वुमेन थी नहीं वहां पर डिसीजन मेकिंग के लिए। गांधारी जी आई शादी के बाद और उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली और बोलती रही, और उनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्हें मालूम था युद्ध का खतरा है, तो उन्होंने पुत्र दुर्योधन को कहा कि तू कपड़े निकाल कर मेरे सामने आ, मैं तेरे शरीर को स्टील का, लोहे का बना दूंगी। दुर्योधन आया, लेकिन वो मां थी और वो पूरे कपड़े नहीं निकाले, और वो पार्ट उसका लोहे का नहीं बन पाया। गांधारी बोलती रही और किसी ने उनकी नहीं सुनी। पांडवों की बात करते हैं तो मातृत्व था, मैट्रिचल स्ट्रक्चर रहा है उनका। देखें कैसे कुंती was the authority supreme of Pandavas। पूरी जगह देखिए आप, सब जगह उन्होंने माता की बात मानी है। कुंती ने अपना, जो माता ने कहा मान लिया। युधिष्ठिर ने कहा जो मेरी माता कहती हैं वही मेरे लिए धर्म है। द्रौपदी, जब वो आती हैं, डिसीजन लेती हैं, वो सारे डिसीजन उनके मान्य किए जाते हैं। इवन द यंगर पांडवास, जो पांडव पुत्र रहे हैं, यानी कि भीम के पुत्र, अर्जुन के पुत्र, अगर उनके देखें ना, अगर आप, घटोत्कच समय तक, काफी समय तक अपनी मां के साथ ही रहा। भीम जो है स्टार्टिंग में रहे, बाद में आगे चले गए और वो अपनी माता के साथ रहा। अभिमन्यु सुभद्रा जी के साथ ही रहे। एरुआन उलूकी के साथ समय बिताया और बड़े हुए। इन सभी पर मां की परछाई थी, मां का वर्चस्व था, मां का इन्फ्लुएंस था। वुमेन बेटर हाफ, बेटर हाफ कहते हैं। Any team which doesn't have women is unbalanced. For the masculine traits of aggression and dominance should be balanced by the feminine traits of harmony and sustenance. Masculine power होती है, aggression होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, उसको संभालने के लिए हार्मनी, सस्टेंस की जरूरत पड़ती है। वुमेन इज बेटर हाफ। अब इन सारे के सारे मैनेजमेंट जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, मैं उसके समराइज करता हूं। टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बनाइए। टर्न एनिमीज इनटू एलीज। दुश्मनों को अपने एलीज, मित्र बनाइए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कीजिए। टीम वर्क हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट से बेहतर काम करता है। टीम वर्क का स्कोर हमेशा व्यक्तिगत एफर्ट से बेहतर ही रहेगा। तो प्लीज फोकस ऑन टीम वर्क। राइट टीम, राइट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अच्छे और राइट व्यक्ति को चुनना, उसे राइट काम पे सेट करना, लगाना, सचमुच एक मैनेजरल वर्क है, आसान काम नहीं है। कमिटमेंट स्कोर्स ओवर कॉम्पिटेंस। आपका कमिटमेंट कितना है टीम के लिए, जहां इसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो हमेशा बेहतर होता है, कॉम्पिटेंस से बेटर होता है। किसी की योग्यता से बेहतर उसका कमिटमेंट होता है। टीम इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। टीम का इंटरेस्ट व्यक्तिगत इंटरेस्ट से
बेटर होना चाहिए, टीम इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए। अपने एनिमीज, अपने चैलेंजेस को समझिए। हमारे जीवन में जो चैलेंजेस आते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करें, समाज में रहें या कहीं भी जो चैलेंजेस आते हैं उनको समझिए, उसकी कमजोरी को समझिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। द राइट मैनेजर्स, जो मैनेजर आप सिलेक्ट करते हैं उन्हें इंस्पायर कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। जब उन्हें वक्त पड़ता है, जरूरत पड़ती है, वो नहीं संभाल पाते हैं, एज ए लीडर, एज ए हेड, हमारी जिम्मेदारी उन्हें संभालने की है। नो ग्राउंड रियलिटीज, एक्सेप्ट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड देन कोऑपरेट। ग्राउंड रियलिटीज को समझिए, चेंज होती रहती हैं। आज से शायद 100 वर्ष पहले कुछ और था, आज कुछ और है, कल शायद कुछ और होगा। आइए समझें उन्हें, मिलें लोगों से। डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग ऑनलाइन है, हम सबके अलग अलग विचार होंगे, आइए समझें उनको, कोऑपरेट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पावर वुमेन। द जेंडर बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज विश्व की टॉप लीडिंग कंपनीज में आपको भारतीय महिलाओं की जगह मिली है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ हमेशा था, उसका कुछ कारण था। वही कारण जो मस्कुलाइन पावर, उसको बैलेंस करने के लिए, संभालने के लिए, उनकी शायद हमें हमेशा जरूरत थी और हमेशा रहेगी। फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट माय लर्निंग फ्रॉम महाभारत। एंड last slide, this is, thank you so much Leena ji, and over to you. Thank you so much Anil ji. बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बहुत अच्छे से आपने महाभारत का सपोर्ट लेके आज के टाइम पे उसको अप्लाई करके हम लाइफ में कैसे विनिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बातें आपने समझाई। एंड ये महाभारत सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है, सबके दिल के करीब है, तो ऑब्वियस है कि सबको अच्छा ही लगा होगा। चलिए हम इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में लोगों की क्या राय है, कुछ सवाल ले लेते हैं। Sure. Please raise your hands. Anyone who want to ask the question? Shalini Bhardwaj ji, unmute yourself and ask the question. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को शालिनी जी। हाँ, she is trying, I guess. Unable to unmute. Purvi, can you please help her? शालिनी जी आप ट्राई कोई करें। बात नहीं, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए ना एक साथ, कोई बात नहीं, वो उनका अनम्यूट हो जाएगा, बाद अनम्यूट कर दीजिए। कोई बात नहीं, एक हमारे शायद वंशिका जी हैं, आप उनको अनम्यूट कर लें, वो बात। हाँ। वंशिका जी बोलिए। वंशिका एक्चुअली मेरी डॉटर का नाम है, मेरा नाम मनीष पाठक है, वो स्कूल के सेशंस अटेंड करती है। एनीवे, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी 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 नाइस सेशन एक्चुअली। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच मनीष। मेरा एक क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि जब सेशन स्टार्ट हुआ, आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ आई मीन विनिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, जो मुझे आपके सेशन में कहीं दिखा नहीं। जहां तक महाभारत हमने अभी तक सोचा है, समझा है, पढ़ा है, जो भी टीवी सीरीज वगैरह में देखा है, इट वाज लाइक ऑल गेम वाज प्लेड बाय लॉर्ड कृष्णा ओनली, ही वाज द किंग। तो आपके सेशन में कहीं से कहीं तक वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं, इसके लिए मुझे वो एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। ओके मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस। महाभारत अपने आप में बहुत, मैंने प्रारंभ में स्टार्टिंग में कहा था, 2 लाख श्लोक हैं। भगवान कृष्ण अपने आप में इतने बड़े हैं कि न पिछले 5000 सालों से लोग उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज का प्रेजेंटेशन है, इसका टाइम था 30 मिनट्स। हमें ये जानना था उसमें से क्या हुआ, उसमें कहीं किसी ने क्या किया वो हमने नहीं लिया। 11 अश्विनी सेना, 7 अश्विनी सेना,
राज्य के राजा और 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ऐसा क्या हुआ कि ये लोग जीते और वो नहीं जीत पाए? किसी का इंडिविजुअल बात नहीं की मैंने। यहाँ पे हमें ये देखना था कि अच्छा, स्ट्रेटेजी है जो हम महाभारत से सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण, और अगर आप महाभारत देखें तो भगवान कृष्ण का जो आगमन है महाभारत में, वो पहली बार डिस्कस होता है द्रौपदी के स्वयंवर में। उससे पहले महाभारत में भगवान कृष्ण का कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद उसमें भगवान कृष्ण और मित्र बनते हैं और फिर आगे महाभारत चलता है। अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो महाभारत का जब ये भगवत गीता का प्रवचन स्टार्ट होता है तो भगवान कृष्ण, अगर आप उसकी वो श्लोक की बात करें कि जब वो अर्जुन जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, वो कहते हैं कि दृष्टमम, क्या था वो, दृष्टमम स्वजनम कृष्ण युद्धम समुस्तता सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अपने सामने अपने लोगों को देखकर मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा चल रही है, ये गांडे मेरे से गिरा जा रहा है। फिर भगवान पहली बार बोलते हैं, अध्याय 1 का 28वां श्लोक। उससे पहले भगवान ने बोला ही नहीं महाभारत में। युद्ध में सिर्फ उस युद्ध की परिकल्पना में लेकर क्या क्या सीखा जा सकता है, मैनेजमेंट क्या है, उसकी बात की है, भगवान की बात नहीं की है। थैंक यू। I'm hoping you got your answer, but just want to add on with your answer कि आज हमने SWOT analysis of Kauravas and Pandavas लिया और उसमें से हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि क्या स्ट्रेटेजी थी कि इनके पास ये था, इनके पास ये था, हालांकि पांडवा के पास बहुत कम था, फिर भी वो क्यों जीते। तो व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर आज हमने पूरा सेशन लिया है कि वो स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आज के समय में हम मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई करके एक विनिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मुझे लगता है आपकी बात बहुत सही है। इसके ऊपर एक भागवत गीता का भी सेशन रख सकते हैं जिसमें आपका बहुत रस तृप्ति हम करा सकते हैं कि पूरी बातें कृष्णा के ऊपर, कृष्णा और अर्जुन के कन्वर्सेशन। रीना जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल। रोटरी क्लब एयरपोर्ट से डॉक्टर उर्मिल शाह भी हैं, डॉक्टर प्रकाश जोशी भी हैं हमारे साथ, सामने प्रकाश पुरोहित भी दिखाई दे रहे हैं। सभी को अगेन रोटरी वंदन। इतने सारे रोटरी सामने हैं। यस शालिनी जी, आपका क्वेश्चन। शालिनी जी, यस। Anil ji, it was an excellent session and you have really gone to the depth. जो चीजें हम सोच नहीं सकते, that analytical assessment जो आपने किया, it is remarkable. Thank you so much. And again, a very big thank you to Leena Ben, who is always digging out treasures and giving us the opportunity to hear and understand. Thank you so much. Thank you, It was a Shalini. delightful and very knowledgeable session. Thank you so much, both of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the words of appreciation. Thank Yes, Sanjay sir is asking something. Sanjay sir, President. Yeah, first of all, Anil ji, a great session and wonderful. It's a visual treat to see you and hear you. मेरा क्वेश्चन है जैसे किसी भी चीज का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, राइट? तो जैसे होता है कि पांडव एंड कौरव बोथ मेड द मिस्टेक, बोथ हैड द लाइज, दोनों में विकेटनेस थी। तो यहाँ पे हाउ डू यू कंपेयर लाइक मोरालिटी वर्सेस स्ट्रेटेजी, एक्चुअली हु विंस द वॉर एक्चुअली, क्योंकि मोरालिटी दोनों साइड से ब्रेक हुई थी, राइट? तो डिड द स्ट्रेटेजी विन और मोरालिटी विन? हमारे पास आने वाले 10 मिनट है। आई थिंक सबको म्यूट कर लीजिए मैम आप। हाँ जी, मैं वही शायद संजय जी के वहां से ही बैकग्राउंड नॉइस। कोई बात नहीं संजय सर, इसका काफी डिबेटेबल हमारा आंसर हो सकता है। मोरालिटी की डेफिनेशन हर एक की अपनी होती है। आप मुझे इसमें ऐसा देखा जाता है कि किसी भी स्त्री का अपमान, अगर आप देखें हमारे धर्म में पहले से है, भगवान राम के टाइम से, जब सीता जी का अपहरण हुआ तो उसको संपूर्ण समाप्त कर दिया गया। फिर दोबारा ये बात आई, फिर से युद्ध हुआ। क्या वो सही था? ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आज के प्रेजेंटेशन में सिर्फ मैनेजमेंट लेसन लिया है। मॉरलिटी, मैनेजमेंट,
अगर हम सबकी बातें लेके जाते हैं तो भगवत गीता के अंदर संजय सर 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, इतना ज्यादा नहीं जानता हूं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो हथियार लेकर अपने भाई, अपने मामा, अपने दादा के सामने खड़ा है। वो व्यक्ति जो बहुत कैपेबल है, वो व्यक्ति जो इतना कैपेबल था कि विश्व उसको मानता था, उसको प्रॉब्लम हुई ना, मॉलिटी है, जिम्मेदारी है, लीडरशिप है, सब है, वो भी डर गया, बोला मुझे इससे नहीं लड़ना। तब 700 श्लोक भगवान बोलते हैं, सॉरी भगवत गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक पूछा, वो भी डिवीजन का पूछा। घर के बड़े हो आप, डिवीजन क्यों? संजय ने 41 टाइम्स श्लोक में अपने आप को ऐड करके सिचुएशन को दिया है। अर्जुन ने 84 क्वेश्चन पूछे हैं और भगवान ने 84 क्वेश्चन के सामने 574 श्लोक में आंसर दिया है। तो ये 700 श्लोक उन सब का आंसर है जो आपने मुझसे पूछा है। अब वो 700 में 574 श्लोक जो भगवान कृष्ण ने बोले हैं, उनको यहां प्रस्तुत करने के लिए काफी समय चाहिए। अगर आप भगवान सचमुच संजय सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए, अध्याय 2 श्लोक नंबर 54 से लेकर 72 तक के 18 श्लोक पढ़िए, आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर एनर्जी भर रही है। 2001 से मैं भगवत गीता का अध्ययन चालू किया, भूकंप आया, मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, फिर दोबारा शुरू करना शुरू, 2002 में राइट से फिर से बिजनेस कोलैप्स हो गया। AMA के अंदर में मैनेजमेंट लेक्चर अटेंड करने गया था। वहां एक्सेल इंडस्ट्रीज के मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर गुरु नाम बोला, मिस्टर गुरु कुछ नाम था उनका, वो टाइम पे पहुंच नहीं आते, वो भी टाइम पे आके दूसरे लोग बाद में आए थे, उससे बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा भगवत गीता पढ़, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वहां से एक बैक स्टेप लिया, नौकरी करने गया और सो 700 श्लोक 18 अध्याय मैं शायद आने वाले 5 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, इसलिए बहुत बड़ी बात है। हम अपने विचार रखते हैं, यहाँ पर पूरा डिस्कशन सिर्फ महाभारत और वहां की घटनाओं को लेकर किया गया है। संजय सर थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे तो ज्यादा बात करेंगे। पर इसमें भी मैं आपकी बात में थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मैंने सुना है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप भगवत गीता का कोई भी पन्ना पलटिए, खोल के बैठिए, उसमें से उसी पेज में से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण जो हमें देके गए, जो ट्रेजर देके गए हैं, बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी पन्ना खोले आपको आंसर मिल सकता है। सो आई एम होपिंग संजय जी यू गॉट योर आंसर। और इसके बाद हम सवाल लेंगे प्रकाश पुरोहित जी का। प्रकाश श्री, हिंदुस्तान गारमेंट, हिंदू सर, प्रकाश सर। Yes, good evening. फोटो भी उतना ही Good evening, खूबसूरत है ma'am. आपकी तरह, you are looking handsome. It was an excellent presentation by Anil Singh ji. Thank you बहुत so ही much. गजब का मैंने सुना आज। मेरा प्रश्न संजय सर से थोड़ा मिलता जुलता ही है, मॉरलिटी की उन्होंने जो बात की थी उसके रिगार्डिंग। जैसे कि कृष्ण का पूरा रोल हम देखते हैं महाभारत में, तो अलग अलग वक्ताओं ने बहुत अलग अलग तरीकों से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि वो अश्वत्थामा की बात थी, या सूर्यास्त वाली जो बात है, या बचपन से ही हम उनकी क्रीड़ाएं जो देखते हैं, मटकियां फोड़ना वगैरह वगैरह, कपड़े छीन के भागना। तो आपके नजर में अनिल सिंह जी, भगवान श्री कृष्ण को आप किस तरीके से एक इवोल्यूशन उनका करते हैं? युवा पीढ़ी को उनको किस रूप में लेना चाहिए, भगवान या एक मोटिवेटर, या जो आपकी क्या इसमें राय है वो मैं जानना चाहता हूँ। वर्षों तक इस देश पर कुछ लोगों ने अत्याचार किए, शारीरिक अत्याचार बर्दाश्त कर लिए जाते हैं, लेकिन हमें भ्रष्ट कर दिया गया, हमारे दिमाग पर बुरी छाप लगा दी गई, मजाक उड़ाया गया उस आदमी का। 16,000 रानियां कह के बचपन से लोग सुनाते आए उसको। क्या जानते बारे में? जब नरकासुर ने
16,000 राजाओं की पुत्रियों को किडनैप कर लिया, अपने यहाँ रख लिया, भारत का कोई राजा उनसे लड़ने नहीं गया। तब भगवान कृष्ण नरकासुर से मिले, समझाया, नहीं माना, युद्ध करके समाप्त किया, उन 16,000 महिलाओं को फ्री किया, उनके परिवार को वापस देने की कोशिश की। हमारे लोगों ने, हमारे उन पूर्वजों ने या उन बेटियों ने, उनके पिताओं ने, उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया। उन स्त्रियों को सम्मान देने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया, उन्हें इज्जत देने के लिए, उनके साथ शारीरिक सुख लेने के लिए नहीं। भगवान की पत्नियां द्वारका में उनके साथ रहती थी। क्या इस बात को लोगों ने मजाक बना के रख दिया? क्या समझ सकते हैं उस व्यक्ति को जो एक जेल में जन्म रहता है, उसे जिस मां ने जन्म दिया उसका प्यार नहीं मिला, ग्वाला बन के उठता है और पूरे विश्व में छा जाता है? कुछ तो जानता था ना। अब ये हमारे ऊपर है, हम एनालिस्ट ले लेते हैं, यार ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो इसका मेरे पास जवाब ये है, उस व्यक्तित्व को समझना बहुत मुश्किल है। एक युग पुरुष रहे हैं वो। भगवान राम 14 कलाओं के थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं उन्होंने दी। भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादाओं को पालन किया। भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए मर्यादाएं तोड़ी। भगवान राम ने सब त्याग किया और भगवान कृष्ण ने सब भोग किए। दो अलग अलग युग पुरुष हमारे साथ रहे, दोनों की विचारधारा वो अपने अपने समय के अनुसार बनी। जहां गलत हो रहा था भगवान वहां खड़े हुए, हमने उन्हें भगवान माना, हमने उनकी बातों को माना। अब पिछले कुछ सालों से, कुछ वर्षों में कुछ ऐसे लोग आक्रमणकारी हमारे पास आए, उन्होंने हमारे धर्म को धर्म की जगह रिलीजन बना के रख दिया, मजाक उड़ा के रख दिया। आज हम अपने ही धर्म के लिए शायद गर्व नहीं कर पाते हैं। तो वहां एक व्यक्तित्व को, एक युग पुरुष को, एक भगवान को मैं शायद 5 मिनट में समझा नहीं पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब धर्म के लिए मर्यादाएं छोड़ी, ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने प्रश्न के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कृष्ण का व्यक्तित्व ही इतना विराट था कि उसको किसी समय के दायरे में हम बांध ही नहीं सकते। पर अनिल जी ने बहुत, यू सेड वेरी राइटली कि अभी के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। उनको फ्लर्टिंग करना होता है लड़कियों के साथ तो कृष्ण भगवान का नाम ले लेते हैं कि उन्होंने भी किया था। ताश खेलना होता है तो कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं। यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। आप बताइए, भगवान थे ना वो चाहते वो कर लेते। उन्होंने अपने लिए क्या किया? जब महाभारत खत्म हुआ, भगवान कृष्ण भी गांधारी के पांव छूने गए, बोला तू जो है समाप्त हो जाएगा, काल मृत्यु को प्राप्त होगा, संतान विहीन रहेगा। भगवान थे, शाप को ना लेते, लेकिन वो भगवान ने हमेशा स्त्री की मर्यादा का पालन किया, हमेशा स्त्री का सम्मान किया। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, संतान विहीन मरे। इससे बड़ा उदाहरण उसके भगवान की मर्यादा का नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे से आपने सबके प्रश्नों के जवाब भी दिए और बहुत अच्छे से समझाया। मैं समझती हूँ ये बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको किसी ढांचे में ढालना, समय के ढांचे में ढालना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी मैनेजमेंट साइड का जो आपने टॉपिक उठा के महाभारत से जोड़ के जो हमें समझाया, इट वाज रियली एक्सेलेंट। आपके बहुत सारे पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे वीकनेसेस को जानना, स्ट्रेंथ जानना, अपने शत्रु को मित्र बनाना, फिर लीडरशिप की बातें की, टीम स्पिरिट की बातें की, इंडिविजुअल मोटिव्स की बातें की, आपने कमिटमेंट्स की बातें की, रूट को जाने, उनसे जुड़े रहे, उनकी सब बातें की। पर बीइंग अ वीमेन, मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आपने जो जेंडर इक्वालिटी की बातें की, जो विमेन एम्पावरमेंट की बातें की। हालांकि हम लोग रामायण महाभारत नहीं सिखाते स्कूलों में, इसलिए आज 21वीं सदी में भी, हालांकि वो हमारी धरोहर है, तब भी वो स्त्रियों का मानते थे, सम्मान करते थे, तो वो बचे रहे पांडवास। पर आज भी 21वीं सदी में हम लोग मार्स पे जाते हैं, मून पे जाते हैं,
फिर भी हमें विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, जस्ट टू अवेयर, टू मेक द सोसाइटी अवेयर कि भैया स्त्रियों की सुनो, उनका सम्मान करो। मुझे लगता है कि अगर स्त्रियों की सुने तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको घर घर में ही सुलझ जाते हैं। मैं समझ, आज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, शायद वो लोग भी इतना समझे तो कहीं ना कहीं से एक बदलाव आने की शुरुआत हो सकती है। थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने बहुत एक अच्छे से मिनट, हमें Thank you so much. समझाया। हेलो आपने मौका दिया मुझे Yes. बोलने Hello. का, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी अनिल जी। आंटी, सॉरी टू डिस्टर्ब, प्रकाश सर, डॉक्टर प्रकाश दोषी का क्वेश्चन है और मैं एक देख विपुल लेती भाई का क्वेश्चन है, हैंड राइजिंग है। मैं देख लेती हूँ। हाँ जी प्रकाश जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ये हेलो, लास्ट 2 क्वेश्चंस रहेंगे। नमस्ते अनिल जी। सर नमस्ते। एंजॉइंग योर सेशन। Yes, एक sir. तो छोटी सी चीज थी, पर्सनली जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में हमारे पास एक कृष्णा जैसा भी दोस्त होना चाहिए जो हमको गाइड करे, और साथ में कर्ण जैसा भी चाहिए कि बिल्कुल। हम कितने भी गलत हो मगर हमारे साथ परमानेंट मरते दम तक खड़ा रहे। ऐसा मैंने भी कुछ इंटरप्रिटेशन किया है। कृष्णा की जो बात हुई थी तो उसमें ऐसा लगता है कि कृष्ण का जो हुआ वो इट्स थियरी ऑफ कर्म, कर्म की थियरी थी। वो किसी को, आदमी या भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बाद में आई केम टू नो कि दुर्योधन इज गॉट द स्वर्ग, दुर्योधन को स्वर्ग मिला था। इट इज ऑथेंटिक न्यूज, बराबर है। और युधिष्ठिर को भी मुश्किल से मिला था। तो उसके बारे में दुर्योधन ऐसा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है पूरे महाभारत में कि उसका भी डीप में एनालिसिस करते हैं। तो उसने इसके बारे में आपने कुछ एनालिसिस किया है? वो विलन ही था डेफिनेटली, बट स्टिल उसके पास कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी थे, तो उसका कुछ आपने एनालिसिस किया है? इसमें ना अगर मैं भगवत गीता की बात करूं ना सर, यहाँ पे तो सारा का सारा भगवान का जो उद्देश्य रहा है ना, वो ये कहा है कर्म 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 कर्म, उन्होंने कर्म का बोला है। मैं भगवत गीता का तीसरा रिपीटेशन चालू हुआ है, मेरे स्टेटस पर रोज सुबह आपको भगवत गीता दिखाई देगी। और आज का मैं उस श्लोक आपको रिपीट करता हूँ यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है, उसके बारे में उनका श्लोक है। वो कहते हैं कि कर्म को त्याग करना बहुत मुश्किल है। हम जीवन जी रहे हैं, कर्म करना आवश्यक है। तो फिर त्याग क्या है? कर्म फल का त्याग करना ही त्याग है। जिस दिन हम कर्म करते हैं फल की अपेक्षा के बिना, सचमुच वो त्याग है, फल नहीं। अगर उनका वो श्लोक देखते हैं, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। और एक हिंदी पिक्चर में पहला श्लोक कर्म की इच्छा किए जा, उसका मजाक बनाकर रख दिया, बात अलग है। आज की बात करें, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कर्णम च प्रति प्रत दिगदम विविधाश्च परस्त्रेष्ठा देवम चैत्राम पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु देव है। कर्म फल को त्याग कीजिए, वही संन्यास है, वही संपूर्णता है। 18वां अध्याय और ये श्लोक है 13 नंबर। पंचमहतानि महाभावो कर्णानि निबोध में सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्माणाम। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में भी मेंशन की गई है। तू उनको भली बातें जान ले। तू फल को छोड़, फोकस ऑन योर एक्टिविटीज, फोकस ऑन योर धर्म, फोकस ऑन योर कर्म। फल देना मेरे बस में है, मैं कर लूंगा, तो मेरी चिंता मत कर, समथिंग लाइक दिस। सो दुर्योधन जो था अपने राजपाट पे अपने हिसाब से लड़ा, उसने अपना कर्म पूरा किया, सही था गलत था, जीता हारा, इसका विश्लेषण हमने किया, हमने अपने व्यू से उसको देखा। लेकिन उसने अपने कर्म पूरे किए, युद्ध में लड़ा, लड़ते हुए मरा, वीर गति को प्राप्त हुआ, और वीर को हमेशा ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे बताया गया है। फिर यहाँ जहां तक कि युधिष्ठिर की बात है, यस, उन्होंने एक जगह आकर अधूरा झूठ बोला, और ऐसा कहते हैं कि उनका रथ, सत्यवादी थे वो, जमीन से काफी ऊपर चलता था, जो नीचे बैठ गया था। उन्होंने बात वही की, अश्वत्थामा मर गया लेकिन वो हाथी था,
अश्वत्थामा मर गया जोर से कहा, लेकिन वो हाथी था धीरे से कहा। उनके लिए उनका कर्म था, अपनी सेना को, अपने लीडर थे उसके वो। लेकिन वहां उनसे जो चूक हुई, शायद उसका जो डिसीजन लिया होगा, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूं, मैंने सब पढ़कर ही सीखा है, जितना जानता हूं उतना मैंने आपसे कहा। थैंक यू। Thank you so much. And Vipulji, it will be the last question from your side. Vipulji, you there? Yeah. Yeah. Thank you, sir, for your very good presentation. थैंक यू विपुल भाई। First of all, आपका जो recap था उसमें first line था ना, turn your weakness into strength, right? यस Okay. So yeah, don't mind me. Just it is a part of opinion only. हाँ, हम क्यों ना अपनी जो strength है उसको ही ज्यादा strong करके किसी भी युद्ध को या किसी भी चैलेंज को विन नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं सर क्वेश्चन को। ओके, आपने बोला कि वी हैव टू टर्न आवर वीकनेस टू स्ट्रेंथ, करेक्ट। सो इन what I'm the like understand, everybody have this strength and weakness. Okay, जो स्ट्रेंथ है उसको ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके, ओके, क्योंकि इज स्ट्रेंथ, सो यू हैव टू use less power to make it more strong rather than weakness. Correct. So by that way, can we win? इसको सर लीना मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम अगर अपना SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का अगर एनालिसिस करते हैं अपने कार्यों का, अपनी पर्सनालिटी का या अपने बिजनेस का, तो हमें पता चलता है कहाँ लैकिंग है, हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं लीना बोल रहा हूँ, लीना मैम। यस। दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी और हमने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए। अब मैं क्या करता, मुझे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था, मैनेजमेंट लेक्चर्स लेने होते थे, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था ढंग से। राजस्थान हिंदी स्कूल में पढ़ा हूं मैं, तो सीखा ना। अब मैं बोलूँ ना मैं हिंदी अच्छी कर लूंगा, एक रास्ता है, हिंदी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मैं अंग्रेजी अच्छी कर लेता हूं तो शायद मेरे को कहीं काम आएगा। तो अपनी कमजोरियों से सीखकर उन्हें बेहतर बनाया जाए। मेरा वजन 84 किलो था आज से 2 साल पहले। कैसे कम होगा? अगर मैं फिट होता हूं तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, एनर्जी मेरी मेंटेन होगी। रनिंग चालू की, मैराथन कर सकता हूं, रनिंग कर सकता हूं, साइकिलिंग कर सकता हूं। ये मुझे जो कमजोरियां थी अगर मैं उन्हें दूर करता हूं तो शायद मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। अपनी स्ट्रेंथ तो मैं स्ट्रेंथ करूंगा ही, वो तो मेरी स्ट्रेंथ, लेकिन साथ साथ अगर मैं अपनी कमजोरियां दूर कर लूं। लीना मैम को याद है 2007-8 में रोटरी क्लब अहमदाबाद वेस्ट में मुझसे कुछ बोलने के लिए कहा गया और मैंने बहुत एग्रेसिवली बात की। वहां पर लीना मैम ने मुझसे कहा था, अनिल भाई मैं बहुत एग्रेसिव था, एंड समझ में आया मेरी गलती और मैंने अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया। मेरी जानकारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रस्तुति अच्छी नहीं है तो शायद मुझे सीखना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है सर, हम सब अलग अलग लोग हैं। अच्छी बात है अगर किसी के अंदर कमजोरी नहीं है तो, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहूँ, मेरे अंदर जो कमजोरियां रही हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें बेहतर बना सकूं, उन्हें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच। मैं इस बात को ऐड ऑन करना चाहूंगी विपुल जी आपके सवाल में, और अनिल जी के जवाब में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जहां तक आप अपनी वीकनेसेस को नहीं जानते वहां तक आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा नहीं सकते। आपने बोला कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, तो जब आप वीकनेसेस को जानोगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच। And with your consent, Anil ji, just give me 2 minutes. I would like to release my next flyer. हमारा नेक्स्ट एपिसोड रहेगा on mysticism and aura. हालांकि by mistake I have released this flyer last Saturday, पर वो अगले सैटरडे को आने वाला है।
This topic will cover mystic, यानी कि रहस्यवाद की कुछ बातें होगी, mystic experiences of yogis and mystics around the world, alternate healing technique की बातें होंगी, about aura and aura science की बातें होंगी, about our science behind chakras की बातें होंगी. A speaker from Bombay, Miss Shraddha Gandhi, who is a multiple award winner, aura scientist भी है और international speaker and trainer है, वो हमारे बीच आके इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी सारा नॉलेज देने वाली है. रहस्य हम सबको कई बार जानने की इच्छा होती है कि कोई योगी कैसे ऐसे हवा में योग साधना में बैठे बैठे हवा में आ जाते हैं, कैसे कुछ रहस्य है उनसे पर्दे उठाने का हमारा मन करता है. तो ऐसी ही कुछ बातें नेक्स्ट सेशन में होने वाली है. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू मिस दैट सेशन एंड या do join with your friends and family, but of course be safe and be healthy. Thank you so much, Anilji. Thank you so much for from this the opportunity. So nice bottom of of you. my heart. Thank you everyone for joining me. I am sorry अगर किसी की भावनाओं को कुछ मैंने विचार रखे हो अच्छा ना लगा हो. So thank you so much. This is my mind learning from my Granthas. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, Anilji, and see you all in next Saturday. Thank you so Bye. much. Bye. God Bye. bless everyone. Thank you.